बीए एवं एमए हिंदी उत्तरार्ध के छात्रों को एक साथ ये कवि पढ़ने को मिलेगा। कवि हीरानंद वात्स्यायन अगे बीए एवं उत्तरार्ध एमए में बराबर परिचय के रूप में पढ़ने के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। हम अज्ञेय को शुरू से अगर परिचय लेना चाहें, अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 देवरिया जनपद उत्तर प्रदेश का जहां जन्म होता है। आप जहां जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, इसके बाद लगातार अपने पिताजी के साथ जहां जहां उनकी नौकरी पुरातत्व विभाग में रही, ये भी वहां गए और इस तरह से इनको कई शहरों का, इनकी शिक्षा भी कई शहरों में हो पाई। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। हिंदी साहित्य में छायावादोत्तर कवियों में प्रमुख स्थान पाते हैं। हम कई तरह से कवि को समझ सकते हैं कि ये कवि कवियों का भी नेतृत्व करते हैं। इस बात पर हम आएंगे। पहले कुछ हद तक ये खोज कर लें कि ये कवि कवि को हम खास तौर से पहचान लें। अब तक हम जिस तरह से कवियों का अध्ययन करते रहे, परिचय पाते रहे, उस परंपरा से ये भिन्न तरह के मिलते हैं। व्यक्तित्व इनका कई तरह से अनूठा रहा, चमत्कारपूर्ण रहा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्वातंत्र्य खोज के कवि रहे, अपनी स्वतंत्रता की खोज करते हैं। और पुरानी पीढ़ी इन्हें विद्रोही कहती है। विद्रोही कहने के पीछे कविता में और साहित्यिक विधाओं में और पात्रों के रूप में भी कुछ पात्र इन्होंने ऐसे गढ़े, जैसे शेखर एक जीवनी का शेखर, जो कई तरह से विद्रोही प्रवृत्ति का पात्र रहा है। तो पुरानी पीढ़ी इन्हें विद्रोही कहती है और नई पीढ़ी समझौतावादी कहती है। और इसको भी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, इसमें ये व्यक्ति का व्यक्तित्व रहस्यमय है। कई तरह से पाठक पहचानने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी बातें फिर भी छुपी रह जाती है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे तो इस तरह से कि कविता के साथ निबंधकार, कथाकार और यायावर वृत्ति के होने से कई जगह की यात्राएं की और यात्रा वृत्तांत लिखे। आपकी कविताओं में खासकर महत्वपूर्ण कविता नदी के द्वीप, जो छोटी कक्षाओं में भी पढ़ाई जाती है, इधर शुरुआती कविताओं में, और जिससे कवि की एक पहचान मिलती है और कवि किस तरह से नदी और नदी के द्वीप, इन दोनों शब्दों के माध्यम से बहती हुई नदी और नदी के बीच में बनने वाला द्वीप से समाज और व्यक्ति को किस तरह से परिभाषित करते हैं, ये कविता इस अर्थ में बेजोड़ कविता है और बीए प्रथम वर्ष में पढ़ाई जाती है। छात्र इससे बीए के अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और आपका काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार, और इस तरह की कविता, आज थका ही हारिल मेरा, सागर मुद्रा,
ये काव्य संग्रह भग्नदूत, इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार और हरी घास पर क्षण भर, ये एक लंबी कविता है। आपने आधा दर्जन उपन्यास लिखे, जिसमें बहुत चर्चित हुआ शेखर एक जीवनी, जिसका पात्र शेखर विद्रोही प्रवृत्ति का है। और ये पात्र शुरुआत में दिखाई देता है, भूमिका इसकी लिखी जाती है, उसमें ये फांसी लगने से पहले की रात, अंतिम रात, अंतिम रात में जो सोचता है, विचारता है, द्वंद्वग्रस्त रहता है, और जो जो चिंतन में आता है, जो देखा जा रहा है, जिसके तहत स्मृति में जाता है, वो सब कुछ शेखर एक जीवनी उपन्यास के माध्यम से देखा जा सकता है। ये उपन्यास पाठकों ने काफी पसंद किया, विद्यार्थियों ने और युवाओं के बीच में इसका काफी असर रहा। यहाँ तक कि कई तरह से कई मान्यताओं को, सामाजिक परंपराओं को तोड़ने वाला ये पात्र कहलाता है। दूसरा उपन्यास जिस शीर्षक से लिखा गया, पाठकों को कई बार भ्रम इस अर्थ में हो जाता है कि इसका शीर्षक सुन करके नदी के द्वीप, जो कविता भी है और इस नाम से उपन्यास भी है। ये भी एक अनूठा उपन्यास है, जिसमें कम से कम पात्र, मुख्य पात्र और कुल मिलाकर के 4 पात्र दिखाई देते हैं, और 4 पात्रों के माध्यम से ही सारा उपन्यास समेट लिया जाता है। उसमें भी 2 पात्र खास तौर से हमारे जहन में जगह बना लेते हैं। संपादक के बतौर आपने जो भूमिका निभाई, उसे हम देख सकते हैं, और कवि से पाठक परिचित हो सकते हैं। अज्ञेय को अधिकांश आलोचक और इनके बारे में जब भी चर्चा की जाती है, तो अक्सर कवि को लेकर के कई तरह की अफवाहें जो चलती रही, उसमें यह कह सकते हैं कि कवि की काफी निंदा की गई, और ये कहते हैं कि निंदा एक व्यवसाय का रूप ले लेती है, और जो कोई भी कवि पर सवाल खड़ा कर देता है, रचनाओं को लेकर के, कवि कर्म को लेकर के, कवि के व्यक्तित्व को लेकर के, कवि के कम बोलने को लेकर के, इस तरह से ये रहस्यमुखी कवि अक्सर चर्चा में रहा। अधिकांश लोग कवि को समझ ही नहीं सके, और ये अंतर्मुखी होने के कारण कम बोलते रहे। कई बार तो ये कहा जाता है कि जब ये कवि से कोई मिलने गए, तो कम से कम शब्दों में, कम से कम वाक्यों में इन्होंने बात की। अधिकांशतः, अधिकतर मौन धारण किए हुए ये नजर आते हैं। इसके बावजूद इनके कई काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, कई उपन्यास, निबंध और यात्रा वृत्तांत, संस्मरण निबंध इन्होंने लिखे। अब हम देख सकते हैं कि इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इसलिए इनकी हिमायत करने वाले और इनको हिकारत से देखने वाले अंततः इतना स्वीकार करते हैं कि ये कुशल संपादक रहे, यानी संपादन में इनको कौशल हासिल रहा। आप देखेंगे कितनी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। सैनिक साप्ताहिक, विशाल भारत, आरती और तार सप्तक, जो 1943 में निकला, जिसमें 7 कवि हुआ करते थे। फिर 3 सप्तक यानी 2 सप्तक इसके अलावा और निकाले,
जो हर 7 साल बाद निकलते रहे और नए कवि इन्होंने शामिल किए। जो 7 कवि इनके तार सप्तक में शामिल हो गए, वो भले ही नए कवि रहे हो, लेकिन वो चर्चा में आ जाते और कवि घोषित कर दिए जाते। इस तरह से ये कह सकते हैं कि इनकी पहचान और संपादन कला यहां भी काम आती है कि तार सप्तक में ये कवियों को छांट करके, पहचान करके अपने संग्रह में शामिल करते रहे। आपने नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किया, जिसमें नेहरू के बारे में ये काफी कुछ लिखते हैं। इसी संदर्भ में प्रभाकर माचवे ने जो कुछ लिखा है वो हम समझ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं क्या कहते हैं प्रभाकर माचवे कवि को लेकर के। आप इनके व्यक्तित्व से भी परिचित हो सकते हैं। अद्भुत जीवट, सहिष्णुता, कठिन परिश्रम करने की आदत, आत्मनियमन और भाषा में अनुशासनबद्धता, ये चंद शब्द कवि के स्वभाव को निरूपित कर देते हैं। अद्भुत जीवटता इनमें रही, सहिष्णुता रही और परिश्रम के धनी रहे, आदत में ही रही है परिश्रम करना, तभी ये इतना साहित्य रच सके और इतनी पत्रिकाओं का संपादन कर सके। और यही नहीं, अनुशासन केवल जीवन शैली में ही नहीं, बल्कि इनकी लेखन शैली में और भाषाई अंदाज में देखा जा सकता है। और अन्य कुछ पत्रिकाएं जिन पर हम निगाह डाल सकते हैं: प्रतीक द्वैमासिक, प्रतीक मासिक, वाक त्रैमासिक और सम्मेलन पत्रिका, दिनमान। दिनमान एक ऐसा साप्ताहिक रहा जो धर्म युग उस समय निकलता था। उस समय इन्होंने ये पत्र निकालने का बीड़ा उठाया। लोगों ने कहा कि जब एक तरफ धर्म युग चल रहा है तो इसको पाठक कहाँ से मिलेंगे। इसके बावजूद ये इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस पत्र को निकालने के लिए ये दावा करते हैं कि फिर भी हम इसे निकालेंगे, जो भी होगा। और पता चला कि बाद में दिनबान अपनी एक पहचान बनाता है पाठकों के बीच में, साहित्यकारों की। जब ये इतनी पत्रिकाओं का संपादन करते हैं तो साहित्यिकता और साहित्यकार की पहचान भी हमें यहां मिलती है। हम देख सकते हैं कि संपादक के गुण के बतौर कवि में कुछ खास विशेषताएं रही, जिसे हम यहां देख समझ सकते हैं। हर अंक में विविधता के साथ चमत्कार व पत्रिका का स्तर बनाए रखने में किसी भी तरह का समझौता न करना। यहां तक कि अगर मित्रों के भी लेख आए हैं तो अगर वो छपने योग्य नहीं है तो उसे बाकायदा वापस लौटा दिया जाता। ये नहीं कि लिहाज में कि मित्र है, छाप दिया जाए। इस तरह से ये नए नए लेखकों से लिखवाने में पीछे नहीं रहे। यानी नया लेखक भी यहाँ इनके यहाँ जगह पा सकता है, बशर्ते कि उसमें इतनी कुव्वत होनी चाहिए। और कुव्वत अगर नहीं है तो मित्रता के बतौर भी वो प्रकाशित नहीं हो सकता। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कवि में ये गुण, जो एक अच्छे संपादक होने के खास गुण होते हैं, नए नए लेखकों से लिखवाना ये कबूल करते हैं। और यहाँ तक कि अगर पत्रिका में फिर भी लेख कम रह गए तो एक दो दो चार लेख ये छद्म नाम से भी लिख डालते। इस तरह से पत्रिका को मुकम्मल किया जाता, लेकिन समझौता नहीं किया जाता कि किसी मित्र का नाते उसे छाप दिया जाए। इस तरह से इन्होंने कभी पत्रिका में ऐसे लेखों को जगह नहीं दी। पत्रिका की सजावट में पूरा श्रम देखा जा सकता है। उसका रेखा चित्र और कवर फोटो में
विविधता मिलती, हर अंक अलग तरह से सजाया जाता और अलग ही रूप में पाठकों के सामने पहुंचता। प्रादेशिक साहित्य व नवीनता से अवगत रहते, यानी ऐसा नहीं है कि प्रदेश में, देश में किस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, किन के द्वारा लिखा जा रहा है और नवीनता किस रचनाकार में है, इस सब से ये बराबर अवगत रहते थे। इस तरह से लघु गद्य विधाओं को समृद्ध करते हैं और इनकी खास विशेषता जिसे हम कह सकते हैं अंत प्रक्रियाओं को पहचानने वाले। ये अंत प्रक्रिया, मैं अभी इनकी एक पुस्तक इन पर लिखी गई थी उसको देख रहा था और मेरी भी नजर पड़ी, गौर किया तो पता चला कि इस तरह से भवंती 1972 में संग्रह निकला, दूसरा 1975 में अंतरा निकला। ये रचनाएं, ये इस बात की सबूत है कि ये एक नई विधा गढ़ रहे थे, जिसे साहित्य में जानी पहचानी विधाएं हैं उनसे ये अलग ठहरती है। किस तरह से कि ये न तो जीवनी ही है, न आत्मकथा, न यात्रा वृत्तांत, न संस्मरण, न रेखा चित्र, न ही रिपोर्टाज। फिर क्या है ये एक सवाल है और नए पाठकों के सामने एक चुनौती है। फिर ये कह सकते हैं कि किसी विधा के निकट है अगर, तो वो डायरी है। यानी डायरी के निकट है, लेकिन इतनी सारी विधाओं की छवि इन विधाओं में पाई जाती है, लेकिन फिर भी वो विधा किसी से भी मिलती जुलती या पूरी तरह से पारंपरिक जो विधाएं हैं उसमें किसी से भी मिलती हुई नहीं लगती। अगर लगती है तो डायरी शैली से, डायरी से मिलती है, लेकिन डायरी के निकट है, डायरी नहीं है। अगर डायरी ही होती तब फिर इसको अलग नहीं कहा जा सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अज्ञेय ने इतनी सारी विधाओं में काम करने के बावजूद एक स्वतंत्र विधा गढ़ने का भी प्रयास करते हैं और इस तरह से अंतः प्रक्रिया नाम की एक विधा को आकार देते हैं, साकार करते हैं, जो इनके बाद शायद फिर किसी ने भी इस तरह से कलम नहीं चलाई। कवि में युगबोध देखा जा सकता है और युगबोध से क्या आशय ये भी समझ सकते हैं। विद्यानिवास मिश्र आपके बारे में लिखते हैं, वे कवि से अधिक मनुष्य बनने का दावा करते हैं। ये एक खास बात है किसी भी साहित्यकार में। जो कलम का धनी है, कलम उठाता है तो ईमानदार कलम के प्रति रहता है। जिस तरह से प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप को कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, यानी अगर जिस दिन उन्होंने नहीं लिखा तो वो कहते हैं कि उस दिन उनको खाने का हक नहीं था। यानी वो खाना तभी खाएंगे जब वो मजदूरी करेंगे। यानी मजदूर को मजदूरी तभी मिलती है जब वो दिन भर श्रम करता है। इसी तरह से कलम का सिपाही भी जब या जिस दिन कलम नहीं चलाता तो उसे उस दिन भूखे रहना, व्रत करना चाहिए। इस तरह से प्रेमचंद एक स्थापना स्थापित कर चुके। वही बात विद्यानिवास मिश्र ने नोट की और गौर कर सकते हैं कि कवि से अधिक मनुष्य बनने का दावा करते हैं। ये तब कहा जा रहा है कि अधिकांश कवि वो है जो किसी तरह से लिख करके कवि होने का छाप लगाना चाहते हैं, या किसी पत्रिका में छप गए, दो चार कविताएं अन्य पत्र पत्रिकाओं में आ गई, दो चार काव्य संग्रह निकल गए और मंचों पर पहुंच गए, वो कहलाए कि ये चलिए हम भी कवि हो गए। इस तरह से कवि बनने की चाहत नहीं, बल्कि कवि होते हुए, लिखते हुए मनुष्य, उच्च मनुष्य कैसे बना जाए, यानी वो मनुष्यता को जीवित रखना चाहते थे। ये साबित करना चाहते थे कि मनुष्य क्या होता है।
विजय देव नारायण साई ने एक और बात कही है जिससे हम बहुत ही सहज तरीके से समझ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और पंत, ये चार कवियों के बल पर छायावाद की का नामकरण होता है। तो विजय देव नारायण साई प्रसाद का महत्व बताते हुए कहते हैं और आगे से तुलना करते हैं कि जिस तरह से प्रसाद छायावाद के अन्यतम और महत्वपूर्ण कवि कहलाते हैं, यहां तक कि छायावाद को प्रसाद युग भी कह दें तो ये कह देना अनुचित नहीं लगता। वैसे ही अज्ञेय छायावादोत्तर युग पर अज्ञेय की छाप कह दी जाए तो ये कोई अनुचित नहीं होगा, बल्कि सहज ही स्वीकार किया जा सकता है। हम पुनः गौर कर सकते हैं कि विजय देव नारायण साई प्रसाद से तुलना करते हुए किस अर्थ में तुलना करते हैं? व्यक्तित्व और विकास क्रम में प्रसाद के नजदीक ठहरते हैं और अपने समय पर दोनों की जबरदस्त छाप रही है। जब यह कहा जाता है कि समय पर जबरदस्त छाप रहने का मतलब कि प्रसाद छायावादी कवियों में जिस तरह से स्थान बनाते हैं प्रथम, हालांकि वहां पर निराला भी उनसे कम नहीं थे, महादेवी वर्मा का अपना ही स्थान था रहस्यवाद के बतौर, और प्रकृति चित्रण के बतौर पंत का, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का चितेरा कवि यूं ही नहीं कहा जाता। तो इस तरह से चारों कवि चार स्तंभ कहलाते हैं और छायावाद की स्थापना होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हर पाठक की अपनी पसंद, कि वो जिसको चाहे पसंद करे। तो विजय देव नारायण साई प्रसाद को छायावाद युग को प्रसाद से पहचान दिलाते हैं और कहते हैं कि जैसे प्रसाद छायावाद को प्रसाद से पहचाना जा सकता है, उसी तरह से छायावादोत्तर युग पर अज्ञेय की छाप कही जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आधुनिक भावबोध के बतौर कवि को हम किस तरह से देखते हैं? देखिए, संस्कारवान होने की प्रक्रिया को कवि ने एक स्थान दिया है कि आधुनिकता मानते हैं संस्कार होने की प्रक्रिया को ही आगे आधुनिकता मानते हैं। और देखिए कि हिंदी भाषा, हम आज आजादी के 7 दशक बाद भी हिंदी को अंग्रेजी की तुलना में निम्न स्थान पर देख रहे हैं, इसके बावजूद कि ये जन जन की भाषा है। आपने और गांधी जी ने हिंदी को लेकर के महत्वपूर्ण बातें कही है। वही बात आगे कहते हैं, अपने स्वभाव से ये भाषा आगे देखने वाली, अपने समय से आगे देखने वाली भाषा है। संस्कृतियों और भाषा के संगम का देश है भारत देश। कैसा है? कई तरह की संस्कृतियां हैं और कई तरह की भाषाएं उनका संगम है, और इन भाषाओं से मिलकर के सारी भाषाओं को साथ लेकर के चलने वाली भाषा है हिंदी। और ये कहा है कि ये विद्रोहों की भाषा है। ये भी सही साबित होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा अगर कोई रही है तो वो हिंदी थी, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता सेनानी जिस भाषा में बात करते थे वो हिंदी ही थी। इस तरह से हिंदी को विद्रोहों की भाषा कहा जाता है। इस अर्थ में हिंदी आधुनिक कही जा सकती है। इस तरह से हम अज्ञेय के बारे में समझ सकते हैं, और ये अज्ञेय का परिचय हुआ। अज्ञेय की महत्वपूर्ण कविताएं आप बीए तृतीय वर्ष में 3-4 कविताएं पढ़ते हैं, और एमए अंतिम वर्ष में असाध्य वीणा जो लंबी कविता रही
कभी बीए तृतीय वर्ष में भी चला करती थी, लेकिन वहां से ये हटा दी गई। लेकिन एमए में अभी भी चलती है, और हम अगली कक्षा यानी अगला व्याख्यान असाध्य वीणा पर ही आधारित रखेंगे। लगातार विद्यार्थी असाध्य वीणा का पाठ, व्याख्या, संदर्भ सुन सकेंगे। आप इस व्याख्यान के साथ ही जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप गौर से देखेंगे तो एक लाल निशान दिखाई देगा, उस पर उंगली दबा ना न भूलें, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।